अभय सिंह चौटाला जी, इनेलो के महासचिव, वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हरियाणा में क्षेत्रीय दल पर भी बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन जैसा साक्षी ने पहला सवाल उठाया, 100 दिन की सरकार अभय सिंह चौटाला जी की नजर में कैसी रही ये नई सरकार? जिसको आप 100 दिन की सरकार कहते हो, इसको 10 वर्ष और 100 दिन से कुछ ज्यादा समय हो गया। कमाल की बात यह है कि जो ये 100 दिन की सरकार के लोग, जो नए मंत्री हैं या जो नए एमएलए चुन करके आए हैं या जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार ये कहते हैं कि हमने 100 दिन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो पिछले 10 वर्ष में भी नहीं हो सके, जो कांग्रेस के समय में भी नहीं हुए। इनसे ये पूछो कि 100 दिन की जो आपकी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां आप वाइट पेपर जारी करके क्यों नहीं देते? केवल प्रेस में जाकर के लोगों के सामने बैठ करके अपनी पीठ थपथपाने के सिवाय क्या काम किया आपने? इस 100 दिन में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, और इस 100 दिन के अंदर जो रोजगार देने की बात इन्होंने कही है, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि किन लोगों को रोजगार नए सिरे से दिया है, उसका भी इनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात इन्होंने करी। 2 ऐसी पोस्टें निकली इस प्रदेश में, 100 तो एसडीओ लेने थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिनमें जी 90 बार के हैं हरियाणा से, और उसके साथ साथ आपके आयुर्वेदिक के डॉक्टर लेने थे, उसमें 80% बार के हैं, जबकि उनके जो एग्जाम हुए उसमें 90% हरियाणा के बच्चे टॉपर थे। उन सबको इंटरव्यू में रख दिया गया, और ऐसे लोग बाहर से, पर्टिकुलर राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर के लगा दिया गया। तो क्या हरियाणा के बच्चे जो एग्जाम में टॉप करते हैं, वो इंटरव्यू में कैसे पिछड़ सकते हैं? राजस्थान वाली बड़ी बात कह रहे हैं आप? नहीं, बड़ी कह रहा हूँ, और आप इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आज सुबह अर्जुन आपके पास होकर के गया था विधानसभा में, जब उसको मौका मिलेगा बोलने के लिए तो बाकायदा तौर पे एक एक चीज़ वो आपके सामने लाएंगे, और आज भी अगर उससे पूछ लेते तो आज भी वो देता। मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी है सारी चीज़ें, आप जब मर्जी आकर के मेरे से ले सकते हैं। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा, पहले ये बात मुझे खत्म करने दो, आपकी 100 दिन वाली जी। जो मुख्यमंत्री कहता है 100 दिन में, उस मुख्यमंत्री ने तो अपने ही मंत्रियों की 100 दिन में हालत ऐसी खस्ता कर दी कि वो बेचारे कहीं जाकर के खड़े होने लायक भी नहीं बचे। मंत्री इकट्ठे होकर के गए थे और जाकर के इससे रिक्वेस्ट करी थी भी हमें कम से कम क्लास 4 जो लोग हैं उनके ट्रांसफ़र का तो अधिकार दे दिया जाए। इसने तो ये कह दिया कि वही ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं दे सकता। अगर एक मंत्री के पास चपड़ासी बदलने का अधिकार नहीं है, तो उसके महकमे में के कोई भी कर्मचारी जो है वो उससे क्यों किसी बात को लेकर के उसका कहाँ मानेंगे, जब उनको पता ही है तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तुम्हें सस्पेंड नहीं कर सकता। उसके इलायदा इस 100 दिन में आपने अनिल विज के बयान नहीं पढ़े क्या, जो क्या कह रहे थे, जिसने ये कहा था कि मेरी तो कहीं कोई सुनने वाला भी नहीं है, और उसके बीच में एक मंत्री को तैयार किया गया और उससे बयान दिलवाया गया श्याम सिंह राणा से कि तू कह दे हमारी तो बड़ी सुनवाई होती है। उसने उसकी भी पोल खोल दी थी, उसने उसके बारे में भी कह दिया था। बोला 4 दिन पहले तो तू मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था यमुनानगर के अधिकारी मेरी बात नहीं मानते, तू मेरी सिफारिश कर। जब एक इतना सीनियर मिनिस्टर अगर ये बात कहता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं ग्रंसिस की मीटिंग में क्या लेने जाऊंगा जब वहाँ बैठे अधिकारी मेरी बात को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मेरे आदेश की पालना नहीं होगी। उसने तो ये भी कह दिया था कि मैं जाऊंगा नहीं। या तो विज साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और या फिर
इस बात पे अगर उन्होंने कहा था तो केवल अपने एक डीसी बदला करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए था। फिर तो आम लोगों की सुनवाई कहाँ है अगर मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो। ये 100 दिन में इस सरकार की हालत है। जो कहते हैं कि हमने 100 दिन में काम किए हैं, आप उनको मेरे रूबरू तो बिठाओ, मैं उनसे पूछूं सर काम क्या किया आपने। सर, रूबरू होने का मौका तो आपको विधानसभा में मिलता था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप पूछने पर आते थे तो पूरी विधानसभा गूंजती थी और लगातार पूछते थे। इस बार विधानसभा आप नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परिवार में से ही आगे आपके भाई भी और बेटे भी, उनको मौका मिला है। लेकिन अभय सिंह चौटाला साहब कहाँ चूक कर गए? इतने बड़े लीडर और लगातार उस क्षेत्र में जीतते रहे। निजी हार पे एक सवाल तो सर बनता है आपकी। मेरी विधानसभा की आवाज़ जो थी, उस आवाज़ को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने फिर षड्यंत्र किया। दोनों ने मिलकर के, जैसे मेरे बाई इलेक्शन में इन्होंने मिलकर के मेरे सामने चुनाव लड़ा था, अब फिर इस चुनाव के अंदर इन्होंने आपस में समझौते किए। मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। ये तो कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर के सरकार को आने से रोकने का काम किया, जबकि लोग तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहे थे। मैं आज का एक बयान पढ़ रहा था, दीपेंद्र हुड्डा का बयान था, यमुनानगर से लगा हुआ। वो कहता बोला कि अगर एनडीए चुनाव लड़ती दिल्ली के अंदर, अगर आप पार्टी अकेले ना लड़ती और एनडीए के बैनर के नीचे चुनाव लड़ते तो बीजेपी उसके इंडिया के बैनर के नीचे तो आज सत्ता में होती। उससे ये पूछने वाला हो, तेरे बाप ने तेने क्या किया था? बताया, हुड्डा साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 5 सीट देने का ऑफर किया था, आम आदमी पार्टी को जल्दी थी, उन्होंने टिकट घोषित कर दी। नहीं, ये सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी खाल बचाते हैं। इन्होंने मिलकर के बीजेपी के साथ कैसे इंडिया गठबंधन आगे नहीं आए, इसके लिए काम किया विचारों ने। आपने कल परसों प्रधानमंत्री का एक वीडियो चल रहा है, वो देखा नहीं गया, जिसमें हुड्डा से पूछ रहा है मोदी जी, कह रहे हैं क्या हाल हुड्डा तेरा, कहाँ रहता है तू आजकल? और फिर आगे से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये पूछने का मतलब क्या था? सिर्फ ये कि जो हमने जिस तरह से तेरे को बचा के रखा हुआ है ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा कि ऑफर दे करके क्या कि आना जल्दी मिलना मुझे। तो शिष्टाचार मुलाकात हुई? ये कोई शिष्टाचार नहीं थी। शिष्टाचार मुलाकात तो आप ये मान के चलो कि आदमी की बाई चांस होती है या कोई टाइम लेकर के शिष्टाचार मिलने के लिए जाता है। ये तो 3 घंटे उस शादी में खड़ा होकर के हुड्डा ने इंतजार किया मोदी का। आपको पूरी जानकारी नहीं है, मुझे पहले पूछ लेते ताकि हुड्डा से ये सवाल तो कर लेते, आप 3 घंटे वहाँ खड़े कर क्या रहे थे? आप तो अपने बेटे की शादी में 3 घंटे नहीं लगाए होंगे, तुम तो मोदी के लिए 3 घंटे लगाए थे। मेरा जो खिलाफ चुनाव लड़ा गया उसमें आप ये देखो कि बीजेपी ने डम्मी कैंडिडेट उतारा, जबकि बीजेपी और कांग्रेस जब भी अलग अलग मजबूत कैंडिडेट के साथ आई तो मैं हमेशा अच्छे मार्जिन के साथ जीतता रहा। अब की बार भी मेरे 2000 वोट फिर बढ़े पहले से, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी को मिलना चाहिए था, बीजेपी हाशिए पे आ गई, जमानत जब्त हो गई और वो वोट एक जगह इकट्ठा हो गया। इसलिए विधायक तो शायद आपके साथ ही रहे थे पहले, जो विधायक बन के आए हैं वहां से, आपकी पार्टी जो आपकी सीट पे विधायक बन के आए कांग्रेस की टिकट? नहीं, हमारे साथ कभी नहीं रहा। अच्छा, ये कभी नहीं रहा। और बेनीवाल के बारे में सर एक सवाल, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों को कहां देखते हैं आप? बीजेपी सत्ता में आ गई, कांग्रेस 37 सीट के साथ विपक्ष में बैठी है और एक पार्टी और है इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके 2 विधायक हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का हरियाणा में क्या आगे भविष्य रहेगा? ये कितना महत्वपूर्ण है? एक जिम्मेवारी आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी काफी समय तक सत्ता में रहे और बार बार सत्ता में रहे, तो इंडियन नेशनल लोकदल अब बनी हुई है उस रेस में। बाकी क्षेत्रीय दलों के लिहाज से या ओवरऑल पिक्चर कैसी रहेगी हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की? अब कांग्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे दिल्ली में खत्म होगी, केंद्र में खत्म होगी, राजस्थान में गई, अनेक स्टेटों में जहां कांग्रेस वर्चस्व में थी आज हाशिए पे आके खड़ी होगी। इसलिए हाशिए पे आ जाएगी हरियाणा में कि आज हरियाणा का आम आदमी जो है इस बात को समझ चुका है कि जिन लोगों के हाथ में आज कांग्रेस की कमान है वो तो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं, वो तो लगातार कैसे भाजपा ताकत में आए। आज अगर हरियाणा के वर्चस्व की लड़ाई कोई लड़ रहा है, हरियाणा की जनता के हितों की कोई लड़ाई किसी ने लड़ी है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। मैं जब अपोजिशन में अकेला था तब भी आप लोग देखते थे कि एक तरफ इकट्ठे हो जाते थे, जिसमें
कांग्रेस भी, स्पीकर साहब बीजेपी भी कहते भी, रह जाते थे, जेजेपी बैठिए भी, बैठिए अभय जी बैठिए। सब इकट्ठे होते थे। मैं अकेला था, लेकिन मैं तथ्यों के साथ जाकर के विधानसभा में अपनी बात रखता था और मेरे सामने मेरे जो तथ्यों के साथ रखी हुई बात थी उसका जवाब ना सरकार के पास था ना कांग्रेस के पास था। दोनों से सवाल आज भी हरियाणा की विधानसभा में आपने पिछला सेशन देखा होगा, हमारे दोनों विधायकों ने जो कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए जाते हैं वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के थे। 4 टोटल मंजूर किए गए थे, जिनमें से 3 हमारे थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि वो 37 क्या सोए हुए थे, क्या वो कॉलिंग अटेंशन देना नहीं जानते, या उनकी मंशा नहीं थी, क्या वो हरियाणा प्रदेश के लोगों की जहान देखी हो रही है उसकी चर्चा नहीं करना चाहते थे। सर एक आज सवाल, कांग्रेस की हालत तो ऐसी, अब तक तो उनका कोई अपोजिशन का लीडर ही नहीं चुन नेता पाया। प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। एक सवाल सर, ये जो डंकी रूट से बाहर गए, अब सरकार बदली अमेरिका में और अमेरिका से खास तौर से वापस भेजा गया, उसमें अच्छी खासी संख्या हरियाणा की भी है और उस पर सवाल भी विपक्ष ने उठाए और ये कहा कि जिस तरीके से बांध के लाया गया वो अमानवीय तरीका था और उस पर काफी पूरे देश भर में चर्चा हुई। हरियाणा की भी अच्छी खासी संख्या है उसमें। इस इशू पे अगर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर किसी ने चर्चा करी, इसकी लड़ाई लड़ी, इसकी शुरुआत किसी ने करी, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने और मैंने करी थी। मैंने नशे को लेकर के भी अनेक बार विधानसभा में नशे को लेकर के अर्जेंट मोशन भी दिया और कॉलिंग अटेंशन भी दिया। उस पर मैंने चर्चा भी करी। मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज बर्बाद हो रहा है, इसकी रोकथाम के उपाय आप लोगों को करने चाहिए। सरकार ने उनको रोकने की बजाय कहीं ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दी जो इसमें शामिल थे। मैंने रिकॉर्ड के साथ फोटोएं दिखाई, मैंने अखबारों की कटिंग दिखाई कि कौन एक्ट आ कौन रहा है सर इस पे, शायद जल्दी इस सत्र में ही, बजट सत्र में एक एक्ट लाने की तैयारी है। बस खाली एक्ट लाएंगे और कुछ नहीं। जिसपे जो अवैध रूप से भेजते हैं ना उन पे कार्रवाई। एक्ट लाने से क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं करोगे, आप अगर प्रोटेक्शन दोगे किसी को, अगर ऐसे लोगों को पनाह दोगे, तो एक्ट किस काम का है? ग्रास रूट लेवल पे वजह क्या है इसकी? केवल एक्ट ला करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम तो इसके ऊपर सख्ती करना चाहते हैं, लेकिन कोई सख्ती नहीं है। दूसरा जो इशू है जिसकी बात आप कर रहे हो, डोंकी वाली, ये भी विधानसभा में मैंने उठाया था, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब पैदल यात्रा कर रहा था, जब मैंने यात्रा करी थी, उस यात्रा के दौरान एक एक गांव में जब मैं गया, मैंने 2000 से ज़्यादा गांव जा कर के, करीब 4200 से ज़्यादा गांव देखे। तब मैंने इनसे आकर के कहा था कि आप कहाँ सोए हुए हैं? हमारा नौजवान बच्चा तो आज घर जोड़ करके, ज़मीन बेच करके विदेश जा रहा है। आप कहते हो कि हम तो रोज़गार देने जा रहे हैं, हमने नौकरियां दी है, तो अगर रोज़गार और नौकरी देते तो बच्चों छोड़ करके क्यों जाते हैं? और मैंने कहा जो डंकी से जा रहे हैं उनका तो भविष्य तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कल को अगर जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ से अगर डिपोर्ट कर दिए गए तो फिर क्या होगा? आज वो डिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी, जो डिपोर्ट होकर के आए हैं उनके साथ व्यवहार भी कैसा किया गया है? आप खुद ही बता रहे हो कि उनको बेड़ियां लगा करके भेजा गया, उस तरह की बेड़ियों से ले करके आए। तो क्या हमारी केंद्र की सरकार जो है वो सोई हुई है? क्या वो इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी? क्या केंद्र की सरकार जब अमृतसर में ला करके जहाज उतारा जा रहा था, उससे पहले वो ट्रंप जो है इस तरह से मैक्सिको भी लेकर के गए थे, तो मैक्सिको की सरकार ने, जो बिल्कुल अमेरिका के साथ लगती हुई कंट्री है, उन्होंने अपने मुल्क में उनका जहाज नहीं उतरने दिया था। आपने कैसे उनको इजाज़त दे दी, कैसे परमिशन दे दी? आप इस बात के ऊपर अपनी तरफ से शर्त रखते कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको आप डिपोर्ट करना चाहते हो उनको सम्मान के साथ छोड़ करके जाओगे हमारे मुल्क में। अगर इस तरह की शर्तें लगा देते और अगर वो कहते कि हम इस तरह से हमारे बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करोगे, इस तरह से उनको बेइज्जत करोगे, इस तरह से हमारी कंट्री को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो हम किसी भी कीमत के ऊपर आपके हवाई जहाज नहीं उतरने देंगे। सर आज तो हवाई जहाज नहीं उतर सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, मिले हुए हैं। एक सवाल का सर जरूर जवाब दीजिएगा, सवाल निजी है, मैंने सुना है, वो सही था या गलत था? आप कहते हैं कि भाई अभय सिंह चौटाला बनेंगे तो सीएम बनेंगे और किसी पद के, छोटे मोटे पद का कोई लालच नहीं है, जब भी राजनीति करेंगे तो टॉप की राजनीति करेंगे, ऐसा बयान आपका बहुत चर्चा में रहता है। चर्चा में रहता नहीं है। मेरी लड़ाई चीफ मिनिस्टर की है। मेरी लड़ाई जो है कोई एमएलए, एमपी या मिनिस्टर की नहीं है। मैं बनूंगा जिस दिन
तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अदरवाइज अपोजिशन में बैठ करके हरियाणा के लोगों की आवाज बनूंगा। आगे सफर कहां तक लगता है, क्योंकि अभी तो आंकड़ा सिर्फ 2 पर अटका हुआ है। बीजेपी की भी एक जमाने के अंदर लोकसभा में 2 सीट थी। आप ये क्यों भूल गए? नहीं भूले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है भूल गए, तभी आप मुझे एक सवाल कर रहे हैं। पूछना तो बनता ना कि आपने नहीं नहीं, ये सवाल तो पूछना बनता ही नहीं है। जिसमें संघर्ष का मादा है वो आगे आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष का साथी है और वो कड़ी मेहनत करेगा। और एक दिन जब अगला चुनाव आएगा, आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको शिखर पे खड़ी नजर आएगी अगले चुनाव में। सर, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। चौटाला साहब के तौर पर एक बहुत बड़ा हरियाणा का राजनीतिक फेज जिन्होंने प्रशासन चलाया और ये दिखाया प्रदेश को, उनकी चर्चा होती है कि शासन को, सत्ता पक्ष भी उनकी तारीफ करता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल के रख के देखा जाता है। ये चौटाला साहब के राज में देखा, वो खो दिया, वो कितना बड़ा क्षति हरियाणा के लिहाज से भी है। आपके पिता थे, निजी तौर पर आपके लिए भी कितनी बड़ी क्षति है और उसकी भरपाई कैसे है? आप ये तो मान गए ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, बहुत अच्छे राजनेता थे। ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। आदमी जब जाता है उसके बाद पता लगता है कि उसकी अपनी क्या पहचान थी। चौटाला साहब के जाने के बाद लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और आम हर आदमी ने, जिस किसी ने भी उस वक़्त किसी का इंटरव्यू किया, उसने खुल करके ये कहा कि उन जैसा राजनेता नहीं था और उन जैसा प्रशासक नहीं था, उन जैसी पकड़ नहीं थी किसी की भी। इसका मतलब उसके बाद के बने हुए चीफ मिनिस्टर या उनसे पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने ही ऐसा रास्ता बनाया कि जिस रास्ते को आज लोग चुनना पसंद कर रहे हैं। और खास आज भी ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर के चर्चा होती है। आज भी आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो आपस में बैठ करके भी इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज ज़रूरत है हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जैसे प्रशासक की। आज तो हालत ऐसी हो रखी है कि मिनिस्टर बेचारे रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। आपको एमएलए स्पीकर को शिकायत कर, अरे सुनो आप, एमएलए स्पीकर को शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता। आज जो ये बात कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता, ऐसे अधिकारियों को आपको विधानसभा में सबके बीच में जाकर के इस बात का सबक देना चाहिए कि एमएलए जो है वो चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकॉल में बड़ा है। उसकी क्या बात है आपको सुननी चाहिए। अगर वो आप किसी गलत काम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसको बता सकते हो, उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप चुने हुए व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे। आपको सबसे बड़ी सीख चौटाला साहब की कौन सी याद आती है? कौन सा ऐसा इलेक्शन, कौन सा ऐसा टास्क सामने आता है, या कहीं आप ड्राइंग रूम में बैठ के जब चर्चा करते होंगे राजनीतिक चर्चाओं में आगे बढ़ने की और पार्टी को लेकर, आपकी यादें, वो ठीक है पिता के तौर पर तो होती हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको जो सीख सबसे बड़ी मिली हो, जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है आज भी, वो कुछ ऐसा वाक्य याद है आपको? उन्होंने, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मैंने कहा कि भाई आप इस चीज़ को भूल जाएं, तो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको उसका सबक मिलना चाहिए। उनका जो संघर्ष था उससे हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी उनके संघर्ष के दिनों को याद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी पार्टी को उस जगह पे ला करके खड़ा करना है कि आम आदमी, आप जैसे साथी इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि वाकई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हरियाणा को आगे ले जाने का संकल्प ले चुका है। एक चीज और खास रही चौटाला साहब का, जब दाह संस्कार तमाम रीति रिवाज हुए, उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन जो कहते हैं ना कि भाई जब नेता का कद बड़ा होता है तो उसमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष,
वाइस प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी राजस्थान से भी, आसपास से भी बड़ी संख्या में, और हर दल से, हर विचारधारा के जो लोग थे वो भी पहुंचे थे। वो उनके अपने सामाजिक रिश्ते थे। उन्होंने राजनीति के अंदर दो चीजें होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पे इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि मुझे जब कभी मौका मिले मैं किसी का नुकसान करूं, ईर्ष्या रखते हैं। चौटाला साहब ने कभी भी सत्ता में थे तो और सत्ता से बाहर थे तो कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखी कि मैं सत्ता में आकर के किसी का नुकसान करूं। उन्होंने ये सोचा कि मेरे बनने से, मेरे सत्ता में आने के बाद किसी को कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको कैसे सबक मिल सकता है, उन्होंने उस पर काम किया। उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं उसको लोगों ने याद किया। उन्होंने जो रिश्ते निभाए थे, इसी करके इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में राजनेता आए, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए। 2029 तक की तैयारी आपने बता दिया, अपना रोड मैप बता दिया कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या हरियाणा में करेंगे। लेकिन सर, ये जिस तरह से कांग्रेस का संख्या बल है, इंडियन नेशनल लोकदल का संख्या बल है, 5 साल में इतना बड़ा फासला पटना किस तरह से संभव लगता है? ऐसा क्या करेगी इंडियन नेशनल लोकदल जो आपको लगता है कि इस लेवल तक? अरे मैंने कहता 5 साल में अगर बीजेपी सत्ता में आ सकती है 2 से, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत बार देखे हैं। हमने तो अनेक बार इस तरह के हालात देखे हैं। चौधरी देवीलाल से सत्ता छीन ली गई थी, 1 बार नहीं 2 बार छीन ली गई थी, उसके बाद भी सत्ता में आए। लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा था, बहुत सारे राजनीतिक लोग कहते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में ऐसी कोई रेखा ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो कभी मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो लोग इस तरह की, मेरे बारे में जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे रेखाएं बनानी आती है। मैं ऐसी रेखा बनाऊंगा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हुए कोई रोक नहीं पाएगा और मुख्यमंत्री बने। आप भी यही बात रिपीट करना चाहते हैं? मेरी रगों में उनका खून है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। मैं क्यों, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये बात कह सकता है। नगर निगम चुनाव में जाएंगे सिंबल के साथ? बिल्कुल जाएंगे, सिंबल पे नहीं जाएंगे लेकिन चुनाव में जाएंगे। तो बाहर से सपोर्ट करके जिस तरह अपने कार्यकर्ता देखेंगे कहाँ से किसको खड़ा करना है, किसको चुनाव लड़ाना है। जिसको चुनाव लड़ाएंगे हम उसकी मदद में हमारी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जोड़ देगा। रिस्पॉन्स कैसा है? लोग जुड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं क्या? किस तरह से पूरे चुनाव एक प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो नए सिरे से लोग नए तरह से अपने अपने घर ढूंढते हैं? लोगों की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। आज आम हरियाणा में चर्चा है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। शुक्रिया सर, हमसे विस्तार में हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में क्षेत्रीय दलों को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, अभय सिंह चौटाला साहब ने अपना विजन भी बता दिया और बिल्कुल निष्पक्ष होकर साफ तौर पे ये कहा कि भाई मैं संघर्ष लड़ूंगा तो विपक्ष के नेता बन के, या फिर लड़ूंगा तो सीधा सीएम की कुर्सी के लिए। बहुत बड़ा बयान आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम मुद्दों पर हमसे विस्तार में बातचीत करने के लिए।